पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो 11 से लेके 15 मार्च 2024 का जो हफ्ता आज कंप्लीट हुआ है इस हवाले से है। इस हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो रिलेट कर रही हैं उनके हवाले से डिस्कशन की जाएगी। और साथ साथ इस हफ्ते के दौरान जो डॉलर की पाकिस्तानी रुपी के अगेंस्ट अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रही, जो मूवमेंट रही, उसको डिस्कस किया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस का क्या रुझान रहा उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं उनकी क्या सूरत हाल है, और इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते के दौरान KSE 100 इंडेक्स में क्या मूवमेंट रही उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही है कि आपको स्टॉक मार्केट में एज एन इन्वेस्टर खबरों के साथ लिंक किया जाए। वो सारी कंपनीज़ के हवाले से जो उनकी अनाउंसमेंट्स होती हैं या जो वो इन्फॉर्मेशन है, वो न्यूज़ है जो कि पब्लिकली अनाउंस की जाती है या पब्लिकली अवेलेबल है, उससे आपको बाखबर रखा जाए। इस वीडियो सीरीज़ में किसी किस्म की भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या र्यूमर्स या उस तरह की कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं की जाती। कोशिश यही की जाती है कि सिर्फ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ही आपके साथ डिस्कस की जाए, आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को उसी हिसाब से डिसाइड कर सकें। सबसे पहले हम एक वीकली न्यूज़ अपडेट्स का एक राउंड अप करते हैं, जिसमें वन बाय वन सारी खबरों को डिस्कस किया जाएगा। जिसमें जो पहली खबर है वो मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड के हवाले से है, जो सीमेंट सेक्टर की एक कंपनी है। और इस कंपनी की एक होली ऑन सब्सिडरी है, नोवा केयर हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड। उस हवाले से इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि इस्लामाबाद में DHA 5 के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तर्ज का हॉस्पिटल कायम करने जा रही है ये कंपनी। इस हवाले से DHA 5 में अगर आप लोगों में से किसी ने विज़िट किया हो तो ऑलरेडी काफ़ी अरसे से इस हॉस्पिटल के हवाले से वहाँ पर जो इसकी लोकेशन है वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल ने बनना है। तो अब ये एक फॉर्मली अनाउंसमेंट आई है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है ये UK का एक मारूफ हॉस्पिटल ग्रुप है, इंपीरियल कॉलेज हेल्थ केयर NHS ट्रस्ट। तो उसके साथ इन्होंने इस हवाले से एग्रीमेंट किया है। तो वो जो उनकी अपनी एक एक्सपर्टीज़ है इस हवाले से, या जो उनकी जो भी स्किल सेट्स हैं उसको ये यूटिलाइज़ करेंगे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जदीद हॉस्पिटल होगा। और अगर इसकी हम डिटेल्स मज़ीद देखें तो ये जो हॉस्पिटल है इसकी जो तामीर होगी वो तकरीबन 50 कनाल के रकबे पे है, जो कि एक अच्छा खासा एरिया बनता है, और उस पे 250 बेड्स का ये हॉस्पिटल होगा। और जो इनका तखमीना है इस हवाले से वो है कि $110 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की जाएगी। तो MLCF के हवाले से ये एक बड़ी ख़बर है। ऑब्वियसली इसके लिए उनको एक अच्छा खासा कैश चाहिए, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें टाइम भी लगेगा। ग़ालिबन 2026 का टाइम इनका मेंशन्ड है कि वहाँ उस वक्त तक ये कंप्लीट होना है। तो ये इसका मतलब है कि 2 से 3 साल कम अज़ कम अगर एज़ पर प्लान जाता है तो उसमें ये फिर हॉस्पिटल वहाँ पे बिल्डअप होगा, कंस्ट्रक्ट होगा, और उसके बाद फिर ये ऑपरेशनल होगा। तो ये इन द लॉन्ग रन देखा जाए तो फिर उसकी सक्सेस की वजह से, क्योंकि जिस लोकेशन पे ये है, जिस तरह की सोसाइटी है DHA, तो उसके अंदर ये एक सक्सेसफुल हॉस्पिटल की सूरत में सामने आएगा, और वो फ्यूचर में फिर मैपल लीफ कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर भी अच्छा असर डालेगा। यहाँ पर ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि पहले ख़बरें ये थी कि शिफ़ा इंटरनेशनल वहाँ पर अपना हॉस्पिटल बनाने जा रहा है DHA 5 में। लेकिन बाद में फिर ये शायद शिफ़ा इंटरनेशनल के साथ उनकी जो भी डील है वो मटीरियलाइज़ नहीं हो सकी DHA की, और या फिर उनका माइंड चेंज हुआ, और फिर ये हॉस्पिटल नोवा केयर हॉस्पिटल के नाम से वहाँ पर डिसाइड हुआ कि ये बनेगा, और अब उस हवाले से ये खबर आई है। अब जो दूसरी खबर है वो फार्मा सेक्टर की कंपनी हलियान पाकिस्तान प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड के हवाले से है, जिसने ये अनाउंस किया है कि जामशोरो में उनकी एक जो पैदावारी फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन हासिल कर ली है, जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इस कंपनी के लिए कि एक बेहतरीन जो अपनी स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जर्नी है उसमें ये सर्टिफिकेट एक बहुत मीनिंगफुल असर रखता है। और अब इस सर्टिफिकेशन के बाद इस कंपनी को दीगर जो ममालिक हैं उसमें अपनी बिज़नेस को एक्सपेंड करने के हवाले से एक उनको राह हमवार हो गई है। और ख़ास तौर पे जो उनका CAC 100+ एक प्रोडक्ट है, जो कि लोकली अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सक्सेसफुल है। कैल्शियम की ये प्रोडक्ट है, और इसको अब ये दीगर ममालिक ख़ास तौर पे जो ईस्टर्न अफ्रीका है उस रीजन के ममालिक कीनिया, मडागास्कर, मॉरिशस वगैरह में बरामद करने के हवाले से
वो उम्मीद रखते हैं कि इस सर्टिफिकेशन के बाद उनको वहाँ वो ये अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होंगी। तो ये दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड वी होप कि अब फ्यूचर में एक्सपोर्ट के जो ओवरऑल बिज़नेस है इस कंपनी का उसके अंदर एक मुस्बत असर आएगा इस सर्टिफिकेशन के बाद। अब जो तीसरी खबर है वो भी फार्मा सेक्टर के हवाले से है। ओट्सुका पाकिस्तान लिमिटेड ने अपनी अनाउंसमेंट में ये कहा है कि उनका जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे उस हवाले से कुछ अर्सा पहले उन्होंने खबर दी थी कि जो ज़रूरी मेंटेनेंस और अपग्रेड है उसके वाले वजह से कुछ उन्होंने बंद किए थे अपने प्लांट्स। तो अब वो उन्होंने 12 मार्च 2024 को दोबारा से फ़ाल कर दिए हैं, तो अब वो अपनी फुल कैपेसिटी में अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। तो यूनिट्स को जो भी उनकी नेसेसरी मेंटेनेंस और अपग्रेड है उसके बाद ऑब्वियसली अब उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो परफॉर्मेंस है उन प्लांट्स की, वो भी इम्प्रूव होगी। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी है क्रिसेंट फाइबर्स लिमिटेड। उसके हवाले से उस कंपनी ने ऐलान किया है कि निशाताबाद ज़िला फैसलाबाद पंजाब में उनके पास ज़मीन थी 415 कनाल से ज़्यादा, 415 कनाल और कुछ मरले बनता है। उस पे मुश्तमिल ज़मीन और साथ साथ बिल्डिंग, वो भी उन दोनों चीज़ों को वो सेल आउट कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि वो इसको सेल करके जो इनको यहाँ से प्रोसीड्स मिलेंगे, जो उनको वहाँ से रकम हासिल होगी, उसको वो यूज़ करेंगे अपनी फ़ाइनेंस कॉस्ट को कट करने के लिए, लोन्स की पेमेंट के लिए। और साथ-साथ जो उसके बाद जो बाकी रकम है वो अपने प्लांट्स की अपग्रेडेशन और उसको फिर रिन्यूएबल या जदीद जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनर्जी सोर्सेज़ हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाने के हवाले से उसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये जो कैश इनफ्लो आएगा इस कंपनी को इस पर्टिकुलर सेल की मटेरियलाइज़ होने के बाद, उससे उम्मीद हम कर सकते हैं कि कंपनी को अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए और अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी हासिल करने के लिए और बड़ी हद तक अपने जो लायबिलिटीज़ हैं, लोन्स हैं, उनको रीपे करने में मदद मिलेगी। और सब्सीक्वेंटली फिर इस कंपनी को बेहतर तौर पे अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने बिज़नेस के ऊपर फोकस कर सके। अब कुछ दीगर मिसलेनियस या मुतफ़र्रिक़ ख़बरें हैं, उनको भी देख लेते हैं, जिसमें पहली जो ख़बर है वो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से 18th को यानी मंडे को इस हवाले से इजलास होने जा रहा है। तो उसमें 2 चीज़ों के इम्कानात हैं। एक तो ज़्यादा चांसेस ये थे कि यही हैं कि शायद कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो अनाउंसमेंट हो वो ये हो, जो 22% पे शरह सूद है उसको मेंटेन किया जाएगा। लेकिन इस क्वार्टर में या आगे जाके ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी में अब जो शरह सूद है उसमें कमी भी आ सकती है। अभी जैसे बहुत सारे एनालिस्ट के मुताबिक 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी अभी भी मुतवक्के है। लेकिन मेरी जो ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये लगता है कि शायद इस जो 18 को है इसमें शायद ये ना करें, क्योंकि अभी आईएमएफ के साथ इनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो उस सिचुएशन में ये यहाँ पर ये एक नया एक अ, महाज़ नहीं खोलना चाहते और इस वक्त जो भी करना चाहेंगे वो कोशिश होगी इनकी कि वो आईएमएफ के साथ फुली अलाइंड होकर ही किया जाए। तो अगर तो अभी पॉलिसी में जो पॉलिसी अनाउंसमेंट है उसमें कमी आ जाती है 1 आध परसेंट की, तो उसको भी यकीनन मार्केट वेलकम करेगी। लेकिन अगर इसको यहाँ पे मेंटेन रखा जाता है और उसके बाद आने वाले क्वार्टर्स के अंदर इसमें कमी आती है, तो भी उसको एक पॉजिटिव तरीके से मार्केट लेगी, क्योंकि उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ पे जिन्होंने लोन इंटरेस्ट बेयरिंग लोन लेके अपना बिज़नेस करना होता है। उसके बाद आईएमएफ के साथ जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उसकी अगली ट्रांच 1.1 बिलियन उस हवाले से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। और उसमें अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें आईएमएफ की तरफ से जो प्राइवेटाइजेशन है उसको लेके और टैक्स कलेक्शन के हवाले से और दीगर जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जैसे रियल एस्टेट का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है, और फिर जो सब्सिडाइज्ड गैस दी जा रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर को, इन चीज़ों के ऊपर बड़े कड़े मुतालबात सामने आ रहे हैं। और यूँ लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आईएमएफ की इस हवाले से भी माननी पड़ेंगी, बड़ी क्विकली प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी और टैक्सेस नए लगाने पड़ेंगे और टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि आने वाले दिनों में हमें मटीरियलाइज़ होते हुए नज़र आएँगी। इसके बाद जो अगली खबर है वो एक और मुस्बत खबर है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि एक डच कंपनी है, उसकी तरफ से पाकिस्तान का एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, एडवांस पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उसको एक्वायर किया गया है और ये एक्विजिशन का अमल मुकम्मल हुआ है। तो बाहर की कंपनीज़ का पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना या पाकिस्तान में एक्विजिशंस करना, ये चीज़ें काफ़ी अरसे से कम होती जा रही हैं। कोई इतना ज़्यादा में इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा बैरूनी कंपनीज़ का, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये एक मेजर डेवलपमेंट हम इसको कहेंगे।
फिर उसके बाद एक और ख़बर ये है कि PSX में चूँकि ऑलरेडी कई सारे हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs लिस्टेड हैं, तो अब एक नया शरिया कंप्लायंट इंडेक्स फंड महाना इस्लामिक इन्वेस्टमेंट ETF लिस्ट हुआ है। तो इस लिस्टिंग के बाद वी कैन होप कि अब वो लोग जो कि इंडिविजुअल शेयर्स की बजाय एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो कि स्पेसिफिकली किसी इंडेक्स को लेके चल रहे होते हैं, उसमें अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए एक एडिड अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये शरिया कंप्लायंट टॉप 30 कंपनीज़ हैं, इसके अपने क्राइटेरिया के मुताबिक फ्री फ्लोट वगैरह को देख के और डिविडेंड भी जो पे कर रही हैं, तो उसको मिला के ये एक बास्केट बनेगा और उसकी जो ये फंड बनेगा, उसको फिर ये ट्रेड किया जाएगा एज सिमिलर टू व्हाट वी सी फॉर अ इंडिविजुअल शेयर। तो उसी तरह ETFs भी ट्रेड हो रहे होते हैं। तो ये एक नई लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। आई थिंक 9 या 10 रुपए के करीब एज ऑफ नाउ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक दो दिन पहले ही देखा था या कल देखा था गालिबन। तो इस प्राइस के ऊपर इसकी ट्रेडिंग हो रही थी, तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम USD टू PKR देखें इस हफ्ते के दौरान, तो 11 तारीख को 279 रुपये 8 पैसे पे था डॉलर, और 12 को चूँकि बैंक हॉलीडे थी तो इसलिए उसमें तो वही प्राइस है। 13 के बाद हम देखें तो मज़ीद डिक्लाइन आया है डॉलर की प्राइस में, और आज यानी फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वो 278 रुपये 74 पैसे पे हुई है। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि 279 को भी तोड़ दिया इसने। काफ़ी अरसे से 280 से कम होकर फिर 279 के आसपास ही होवर अराउंड कर रहा था। तो अब 278 के ब्रैकेट के अंदर आ गया है डॉलर। तो यूँ लगता है कि बावजूद इसके कि इन ओवरऑल हम देखें तो इकानमी के हवाले से चीज़ें अभी मुबहम हैं, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बहरहाल डॉलर फिर भी कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर ही है। डॉलर अभी तक ऊपर नहीं गया, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके नीचे ही आ रहा है। तो अब ये बहुत सारा डिपेंडेंट है आने वाले दिनों में IMF के साथ किस तरह की डेवलपमेंट होती है, तो उसके बाद इन्फ्लोज किस तरह आते हैं, तो वो डिसाइड करेगा डॉलर का नेक्स्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ या फिर मज़ीद नीचे की तरफ। अब एक और मस्बत ख़बर ये है कि जो हमारे रिज़र्व्स हैं, ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव रिज़र्व्स हैं पाकिस्तान के, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक प्लस जो कमर्शियल बैंक्स के रिज़र्व्स हैं उसकी बात करें, तो तकरीबन 13 करोड़ का इजाफा हुआ है। इस जो लेटेस्ट नंबर है उसके अंदर 13.02 से बढ़कर 13.15 बिलियन पे चले गए हैं हमारे रिज़र्व्स। तो जो डेटा होता है ये एक हफ़्ता पहले का डेटा स्टेट बैंक जारी करता है, तो ये 8 मार्च का डेटा है। तो बहरहाल अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है और स्टेट बैंक की तरफ से भी क्लैरिफाई नहीं किया गया कि ये जो इजाफा हुआ है ये किस बेसिस पे हुआ है, कहाँ से ये इन्फ्लो आया है। तो इतना खैर बड़ा इजाफा तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसके पीछे कोई अवामिल होंगे। एक चीज़ तो ये होती है कि हम जो हमारे डॉलर्स आ रहे होते हैं वो एक्सपोर्ट्स बढ़ा के, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना हमारा इंपोर्ट का बिल होता है उसके मुकाबले में। तो जो रेमिटेंसेस हैं प्लस जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनके जो प्रोसीड्स होते हैं, उन दोनों को मिला के अगर हम अपनी इंपोर्ट्स को देखें तो अमूमन इंपोर्ट्स ज़्यादा ही होती हैं। लेकिन इंपोर्ट्स पे खैर काफ़ी सारी कदगन भी है, और एलसीज़ के हवाले से अभी भी मुश्किलात हैं लोगों को, कंपनीज़ को। तो वो एक फैक्टर है जिस वजह से भी इतना ज़्यादा हमें नेगेटिविटी नज़र नहीं आती हमारे रिजर्व्स के अंदर। लेकिन जो मेजर इन्फ्लोज़ हैं वो हमारे लोन्स की शक्ल में ही आते हैं। लोन्स जब कोई हमें किसी भी मल्टीलेटरल ज़राए से, किसी कंपनी से, किसी कंट्री से या किसी इदारे से आते हैं, तो वही एक मेजर प्लस पॉइंट होते हैं हमारे रिजर्व्स के लिए। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की पर बैरल प्राइस को देखें, तो यहाँ पर चीज़ें हमें अच्छी नज़र नहीं आ रही। पिछले एक महीने का डेटा आपके सामने है। तो इस वक्त 85 को क्रॉस कर चुका है, और यूँ लगता है कि जिस तरह सिचुएशन है रशिया की और मिडल ईस्ट की भी, और ऑयल की जो मेजर प्रोवाइडर्स हैं उनकी तरफ से, प्लस जो मुख्तलिफ अटैक्स हमें देखने को मिले हैं ऑयल के हवाले से, जो मूवमेंट हो रही होती है उसके ऊपर, पहले हौसियों की तरफ से थे, फिर रशिया के हवाले से भी कंसर्न्स हैं। तो यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में ऑयल की प्राइस मज़ीद ऊपर जा सकती है। अभी भी कुछ अर्सा पहले ये 80 से नीचे थी, तो अब ये ऊपर चली गई। तो अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो 15 को जो नया हमारा क्वार्ट चूँकि हर 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस डिसाइड की जाती हैं और ऐलान होता है। तो चांसेस यही थे कि शायद इस दफ़ा जो पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस हैं उनको मेंटेन रखा जाएगा, लेकिन जिस तरह ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रही हैं, तो मुझे ये ख़दशा है कि शायद मज़ीद इनको कीमतें बढ़ानी पड़ें। तो बहरहाल अगर बढ़ाई ना भी एज़ ऑफ़ नाउ, तो कम होने के कोई चांसेस नहीं है, और फिर आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकता है।
इसके साथ साथ जो ऑयल की प्राइसेस में इजाफा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी मुतासर होगा, और इंपोर्ट बिल जब मुतासर होता है तो उसका असर फिर हमारे रिजर्व्स पे भी पड़ता है, और साथ साथ उसकी वजह से फिर हमारे जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जो कि इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं वो सारी की सारी मुतासर होती हैं। अब इसके बाद इस हफ्ते के दौरान हम KSE 100 इंडेक्स की मूवमेंट देखें तो यहाँ पर भी हमें कोई इतने हौसला अफजा नंबर्स या हौसला अफजा कैंडल्स देखने को नहीं मिल रही। पाँच में से आप देख सकते हैं कि 4 दिन ऐसे हैं जिनमें हमें रेड कैंडल्स देखने को मिली, और 11 तारीख को मंडे को जो ओपनिंग हुई थी वो तकरीबन 65,900 के करीब हुई थी, यानी 66,000 के करीब थी। और आज यानी फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वो 64,816 पे हुई है, और इसमें भी जो कल का दिन था उसमें एक अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने को मिली। अदरवाइज़ तो इंडेक्स ये 64,000 से नीचे भी चला गया था। 63,380 384 को भी इसने टच किया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अंदर इस वक्त कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम इसको एक सिग्निफिकेंट जंप देख सकें। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये कि आने वाले हफ्ते में मॉनेटरी पॉलिसी में क्या ऐलान किया जाता है। अगर तो उसमें जो शरह सूद है उसमें कोई कमी आ जाती है तो उसको मार्केट वेलकम करेगी। साथ साथ IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाती है तो वो एक ट्रिगर साबित हो सकता है, उसकी बेसिस पे फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। अदर देन दैट अब चूँकि रिजल्ट्स का सीज़न भी कंप्लीट हो चुका है, कंपनीज़ ने जो दिसंबर रिजल्ट्स है वो तकरीबन अनाउंस कर दिए हैं, सारी कंपनीज़ ने ऑलमोस्ट। तो अब वो भी कोई इतना बड़ा ट्रिगर पॉइंट नहीं है, और उसके अलावा भी इस वक्त मार्केट के अंदर ऐसी कोई हैपनिंग चीज़ हो नहीं रही कि जिसकी बेसिस पे हम कहें कि आने वाले दिनों में इमीडिएटली कोई बड़ा जंप मिल सकता है। लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं, जो 2-3 ऑब्वियस फैक्टर्स हैं, वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो मार्केट इससे ऊपर जा सकती है। अदरवाइज़ मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है या इससे मज़ीद नीचे भी आ सकती है। तो ये थी इस हफ़्ते की तमाम इम्पॉर्टेंट ख़बरें और वो सारी डेवलपमेंट्स जिनको इस वीडियो में डिस्कस करना ज़रूरी था। आई होप कि आज की इस वीडियो में जो डिटेल में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई, जो मुख्तलिफ़ ख़बरें बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए इकट्ठी करके सामने लाई जाती हैं, उस हवाले से आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।